टॉपिक चल रहा था 18वीं सदी का भारत। इंडिया इन 18th सेंचुरी एडी। 18वीं सदी के भारत के इतिहास में दो चीजें आपको महत्वपूर्ण तौर पर पढ़नी है राजनीतिक क्रम में। इसमें सबसे पहला है मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। पतन एवं विघटन। द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। और इसी के अंतर्गत हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उत्तर मुगल काल। देखिए, जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको कई दिन क्लास में मैंने बताया, आज मेरे ख्याल से चौथा लेक्चर है। पिछले 3 दिन में आपने यही जाना कि आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता और उसे क्यों आधुनिक कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि 19th सेंचुरी एडी एक ऐसा टाइम पीरियड है भारत के इतिहास में। 19वीं सदी का मतलब ये होता 1800 के बाद कि भारत की राजनीति में, भारत के समाज में, भारत की अर्थव्यवस्था में हर तरीके से बदलाव देखने को मिला। और जो ये नया बदलाव था, ये नए भारत का जो निर्माण था, इसी कारण से इसको नाम दिया गया आधुनिक भारत। तो मॉडर्न इंडिया कहने का मतलब ही ये था कि आज जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं, इसके बनने की कहानी शुरू हुई 19वीं सदी में। तो 19वीं सदी में जो कहानी शुरू होती है, उसको जानने के लिए आपको उसका बैकग्राउंड भी जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ 19वीं सदी में कि भारत में बदलाव शुरू हुए। जैसे मैंने आपसे कहा, राजनीतिक तौर पर भारत में सबसे बड़ा बदलाव क्या था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का भारत में डेवलपमेंट हुआ, लोकतांत्रिक विकास शुरू हुआ भारत का 19वीं सदी में। दरअसल आप पाएंगे कि 1857 के विद्रोह की असफलता का जो मुख्य कारण था, वो यही था कि विद्रोहियों के पास अपना कोई विजन नहीं था। वो अगर मेरठ से विद्रोह करके जो सिपाही चले थे वो दिल्ली आए भी, तो उन्होंने सत्ता फिर से किसके हाथ में दे दी? बहादुर शाह जफर। यानी वो विद्रोही ये समझ ही नहीं सके कि भारत की गुलामी का कारण भी कहीं ना कहीं मुगलों की कमजोरी ही तो थी। अगर मुगल कमजोर नहीं पड़े होते तो मुट्ठी भर अंग्रेज हिंदुस्तान को जीत तो नहीं पाते। क्योंकि अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो भारत में बहुत पहले आ चुके थे। 1607 में ही उन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1757 में वो लड़ाई जीत करके और हिंदुस्तान की सत्ता पाने की कोशिश करने लगे। यानी कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में कुछ बदल चुका था, और वही बदलाव आप पढ़ रहे हैं, जिससे आप ये समझ सकें कि भारत में अंग्रेजी शासन आया कैसे और फिर भारत में सब कुछ बदला कैसे। तो इसी टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। कल की क्लास में मैं आपको यह समझा रहा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो हालात बदले मुगल शासकों के आने के बाद, वही पतन है। तो पतन का मतलब यह था कि मुगलों की राजनीतिक ताकत खत्म होती चली गई। जो मुगल कभी पूरे हिंदुस्तान पर शासन करते थे, अब उनकी सत्ता सिमटने लगी। और यह सत्ता कैसे सिमट गई, आखिर क्या बदलाव आया, तो यह घटनाक्रम में हम लोग देखेंगे। लेकिन अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया, प्रश्नों के आधार पर कुछ आप लोगों से ओरली पूछूंगा, वर्बली आप उसका जवाब देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर ऐसा कोई प्रश्न आ गया कि मुगल साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, किस बादशाह के शासन काल में सबसे ज्यादा विस्तृत? औरंगजेब। औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य कुल कितने प्रांतों में बटा था? 21 में। मुगल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा। 21 सूबे में से कितने सूबे दक्षिण भारत में थे? 6। और उत्तर भारत में? और एक कौन सा सूबा? तो ये सारे फैक्ट आप देखिएगा आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, और ये सब बिल्कुल याद भी होना चाहिए। क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड है कि वो सूबों का नाम भी दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा एक सूबा मुगल काल में
मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो उस समय भी कुछ ऐसे भी राज्य क्षेत्र थे जिस पर आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र लोगों की सत्ता थी, लेकिन मुगलों ने फिर भी कश्मीर से लेकर जिंजी तक अपना साम्राज्य बना लिया था। और मैंने बताया था जिंजी कहाँ था, तमिलनाडु में। और एक तरफ आप काबुल से देख रहे हैं, बंगाल तक इनका पूरा राज्य फैला हुआ था। तो इतना बड़ा साम्राज्य। फिर अगला प्रश्न है कि उत्तर मुगल काल का पहला शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम। उसका मूल नाम क्या था? मुअज्जम। एक अन्य नाम क्या? शाह आलम प्रथम। और खफी खान ने क्या कहा है? साहेब ए खबर। तो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल की जो घटनाएं रही उसके बारे में आपने कल पढ़ा। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु कैसे हुई थी? दमन करते समय। और कब हुई थी? 1712 में। अब उसके आगे की कहानी। दरअसल जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई तो उस समय मुगल साम्राज्य संकटों में तो घिरा ही था। बहादुर शाह प्रथम कोशिश कर रहा था कि इन समस्याओं से निजात पाया जाए, मुगल साम्राज्य को बचाया जाए, लेकिन उसके प्रयास जब तक रंग लाते उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। 1712 में उसकी डेथ हुई और उसके डेथ के साथ एक नई समस्या फिर सामने आ गई। इस बार नई समस्या क्या थी? देखिए, मुगल शहजादों में, शहजादा का मतलब हो गया कि राजा का बेटा, उनमें उत्तराधिकार की लड़ाई एक आम बात थी। ये पहले भी हुआ था, लेकिन अब उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी वो वास्तव में अगर देखा जाए कोई और लड़ रहा था। मतलब ये है कि जो बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा जहांदार शाह ही था फिलहाल, लेकिन उसके अलावा मैंने कहा योग्य था अजीमुशान, एक और बेटा था रफीउशान और एक था जहान शाह। तो वैसे योग्यता के आधार पर अगर किसी को गद्दी मिलनी चाहिए तो वो था अजीमुशान, लेकिन उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम तो था नहीं, सक्सेसरशिप का कोई रूल नहीं। तो उस समय मुगल दरबार का सबसे शक्तिशाली सामंत या आप कह सकते हैं अधिकारी कौन था? जुल्फिकार खां। और जुल्फिकार खां ये चाहता था कि जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाया जाए। मैंने समझाया भी था आपको कि ऐसा वो क्यों चाहता था। हाँ, मतलब ठीक है, वो समझ गए आप। तो कहने का मतलब ये था उसमें अयोग्यता थी, और वो अयोग्य होगा तो प्रशासन पर उसका कठोर नियंत्रण नहीं होगा, तो वर्चुअली पावर किसके हाथ में चली जाएगी? जुल्फिकार खां। तो जुल्फिकार खां अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जहांदार शाह को उत्तराधिकार की लड़ाई में विजयी बनाता है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जहांदार शाह को उत्तराधिकार की लड़ाई में विजय मुगल दरबार के किस सामंत की सहायता से मिली थी? जुल्फिकार। और मुगलों में 2 बड़े पद होते थे केंद्रीय सरकार में, केंद्रीय प्रशासन में। एक को कहा जाता था वजीर, वजीर का मतलब था प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा था मीर बख्शी। क्योंकि सेना की कमांड मीर बख्शी के हाथ में होती थी, तो मीर बख्शी भी बहुत इंपॉर्टेंट पद हो गया, और वजीर सबसे बड़ा पद हो गया, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी वो। तो जुल्फिकार खां को यहां पर वजीर बना दिया गया, और उसके पिता के एक रिश्तेदार थे, उनको मीर बख्शी का पद दिया गया, असद खां। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि उसने अपने घर के लोगों को बड़े पदों पर रखना शुरू किया। लेकिन जहांदार शाह की अयोग्यता का परिणाम दरबार में अब सामने आने लगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि लाल कुंवर के जब वो प्रभाव में आ गया तो कुछ गलत लोगों की भी नियुक्ति शुरू हो गई, रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया। और इससे क्या नुकसान हुआ कि जो दरबार में अच्छे लोग थे, प्रतिभावान लोग थे, उनको लगने लगा कि अब मुगल साम्राज्य को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि भाई भतीजावाद जहां होगा, या आप ये कह सकते हैं अयोग्य लोगों का प्रमोशन होगा, तो योग्यता हमेशा डिस्करेज होगी और वो दरबार से हटना शुरू करेंगे। तो जहांदार शाह के शासन काल में ये भी एक समस्या आनी शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब बादशाह धीरे धीरे अपने ही वजीरों के हाथ की कठपुतली बनने जा रहे हैं। यानी कहने के लिए तो गद्दी पर बादशाह बैठा है, लेकिन सत्ता कोई और चला रहा है, और ये मुगलों की राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा पतन था। यही कारण है, आप देखिएगा कि जहांदार शाह के शासन काल में ही मुगल दरबार के 2 और शक्तिशाली सामंत थे जिन्होंने इनके ही परिवार में फूट डालना शुरू किया, और जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखशियर को उन्होंने भड़काया, और उन दोनों भाइयों ने मिल करके ही फर्रुखशियर के हाथों अपने ही चाचा की हत्या करवाई। जहांदार शाह मारा गया और सत्ता आई फर्रुखशियर के हाथ में। अब देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बहादुर शाह के शासन काल में जो उस समय हिंदू राजा या सरदार थे, उनके साथ उसने रिलेशन सुधारने की कोशिश की थी। तो उन हिंदू राजाओं और सरदारों के प्रति जहांदार शाह के समय किस तरह की नीतियां रही, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो जैसे
उदाहरण के लिए आप देखिए, उस समय दक्कन में सबसे बड़ी हिंदू शक्ति कौन सी थी? मराठे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह प्रथम के समय मराठों के प्रति नीति कैसी रही। तो मैंने आपको बताया ही कि जो मराठों का लीडर था उस समय साहू, वो मुगलों की कैद में था और उसे मुगलों की कैद से रिहा किसने किया था? बहादुर शाह प्रथम ने ही। अब जब वो छूट गया और दक्कन में गया तो वो हम लोग आगे कहानी पढ़ेंगे कि साहू में और उनकी चाची ताराबाई में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। जैसा मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि ताराबाई ने छत्रपति किसे बना रखा था? शिवाजी द्वितीय को, अपने बेटे को। और इधर साहू दावा कर रहा था कि सत्ता उसकी है क्योंकि वो संभाजी का बेटा था। तो इस नाते उत्तराधिकार की लड़ाई मराठों में भी हुई, लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब मराठा हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। यहां मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उस लड़ाई में साहू की विजय हुई। हालांकि वहां भी साहू की विजय का कारण उस समय दक्कन का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण सेनापति था और उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो कि आगे चलकर साहू के पेशवा बने और पेशवाओं का एक नया युग शुरू हुआ, तो यहां पर बालाजी विश्वनाथ का नाम महत्वपूर्ण हो जाता। अब बालाजी विश्वनाथ मांग करने लगे थे मुगलों से कि शिवाजी के समय दक्कन के एरिया से हम लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और उस टैक्स को ही कहा जाता था चौथ और सरदेश मुखी। ये दोनों टैक्स क्या है ये आगे बताऊंगा। बस इतना यहां ध्यान रखिए कि इसका नाम चौथ इसलिए है क्योंकि ये 1/4 अमाउंट होता था प्रोडक्शन का, और जो सरदेश मुखी था वो 1/10 था। अब ये क्या था ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहां क्यों पॉइंट मैंने बताया, आपके एग्जाम में आ सकता है कि मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार किस मुगल बादशाह ने प्रदान कर दिया। तो ऑप्शन में बहादुर शाह प्रथम भी रहेगा, जहांदार शाह भी रहेगा, लेकिन आंसर क्या लगाना है? जहांदार शाह। यानी स्टेप बाय स्टेप मराठों ने दबाव बनाना शुरू किया मुगलों पर, और जैसे जैसे उत्तर मुगल काल में आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे मराठे हिंदुस्तान की एक बड़ी ताकत बनते चले गए। तो यहां पर जुल्फिकार खां को यह लग रहा था कि मराठों से दक्कन में उलझना ठीक नहीं है, मराठों से मिलकर रहना सही है, और इसीलिए जुल्फिकार खां के कहने पर बादशाह ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया जिसमें लिखा था कि मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाई गई कि ये जो टैक्स है ये कलेक्ट करेंगे दक्कन में मुगल ऑफिसर्स और इसे हैंडओवर कर देंगे मराठों को। इस शर्त के साथ उन्हें अधिकार दे दिया। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि जब ये अधिकार दे ही दिया गया था मराठों को, तो ये कंडीशन क्यों लगाई गई कि इसका कलेक्शन मुगल ऑफिसर्स करें? क्या रीजन हो सकता है? नहीं तो पैसा तो पूरा मराठों के पास चला जाएगा, तो मुगलों का फाइनेंस कैसे सुधरेगा? गड़बड़ी ना हो। हाँ, लोगों की नजरों में मुगलों के नाम से उनका प्राधिकार बचा रहे, उनकी संप्रभुता सिद्ध हो सके, यानी कि वो सॉवरेन पावर है, ये शो करने के लिए उन्होंने कंडीशन लगाई। जैसे आप समझिए कि अगर आप टैक्स पेयर हैं, तो अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट को, तो जिसको आप पे कर रहे हैं आपकी निष्ठा उसके प्रति होगी। आप ये मानेंगे हमारी सरकार ये है, तो जनता के बीच में दक्कन में भी एक इमेज बनी रहे कि मुगल ही यहाँ के शासक हैं, इसलिए जुल्फिकार खान ने ये कंडीशन लगाई। तो उत्तर मुगल काल में मैंने आपको ये भी बताया था कि राजपूतों के दो शक्तिशाली राज्य थे। कौन कौन से? आमेर और मारवाड़। तो आमेर के राजा थे, उनका नाम था जय सिंह, और मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह। तो इन दोनों से भी मित्रता की संधि अपनाई गई थी। बहादुर शाह प्रथम ने भी यहाँ पर मित्रतापूर्ण नीति रखी राजपूतों से, और उसका कारण मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसके कारण राजपूतों से भी मुगलों की शत्रुता हो गई। जब मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो उनके बेटे अजीत सिंह की सत्ता को मानने से औरंगजेब ने मना कर दिया, और इसीलिए मारवाड़ के जो सेनापति थे दुर्गादास राठौर, उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और लगभग 22 साल तक राजपूतों से लड़ाई चलती रही। उसी लड़ाई को रोका बहादुर शाह प्रथम ने, कैसे? एक्नॉलेज कर दिया कि आमेर और मारवाड़ राजपूतों का राज्य है। अब इस संबंध को सुधारने की और कोशिश की गई, क्योंकि जुल्फिकार खां भी ये बात जानता था राजपूत अगर हमारे साथ फिर से आ गए तो मुगल ताकत फिर से बढ़ सकती है।
अच्छा, बहादुर शाह प्रथम के समय भी सारा कामकाज कौन देख रहा था? जुल्फिकार खां। तो उसी के गाइडेंस में जहांदार शाह भी सारा काम कर रहा है। देखिए, हकीकत तो ये है कि ये जितनी चीजें आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये सब जुल्फिकार खां को क्रेडिट जानी चाहिए। लेकिन चूंकि शासक कौन है? जहांदार शाह, तो जहां भी नाम आएगा आंसर वही लगाना कि जहांदार शाह ने ऐसा किया। जैसे मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार जहांदार शाह ने ही दिया, लेकिन उसका काम केवल था डॉक्यूमेंट पर साइन कर देना, बस। बाकी सारे फैसले जुल्फिकार खां ले रहे थे। तो राजपूतों से संबंध सुधारने के क्रम में क्या किया गया कि आमेर के राजा जय सिंह को मुगलों की तरफ से सम्मानित किया गया एक उपाधि देकर। मुगलों की पैतृक उपाधि थी, उनकी पैटर्नल टाइटल थी मिर्जा, मतलब इनके खानदान का जो मूल नाम था वो था मिर्जा। इसीलिए इन्होंने आमेर के राजा जय सिंह को, आप देखेंगे, एक टाइटल दी थी और उनका नाम हुआ मिर्जा राजा जय सिंह। फिर आगे फर्रुखसियर आएंगे, वो एक लाइन इसमें और जोड़ देंगे सवाई, तो उनका पूरा नाम हो गया मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। लेकिन अगर पेपर में आ गया कि आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की टाइटल किस मुगल बादशाह ने दी थी, तो जहांदार शाह। और इसी तरीके से जो आमेर के राजा थे, सॉरी मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, उनको महाराजा की पदवी दी गई, महाराजा की टाइटल दी गई। और इस तरह से राजपूतों से मेल मिलाप की नीति अभी भी जारी रही। देखिए, कभी कभी आप जो चीजें पढ़ते हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूं, जीएस में कभी ऐसा नहीं होता कि आप 100% कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस डेवलप कर लेंगे तो बहुत मदद मिलती है। यूपीएससी के पेपर में एक बार प्रश्न आया, ये वही जय सिंह है जिन्होंने भारत में 5 प्लेनेटोरियम बनवाए थे, वेधशालाएं। पुराने जमाने की वेधशालाएं थी, उसका नाम था जंतर मंतर। तो जंतर मंतर 5 शहरों में बनाया गया। यूपीएससी ने पेपर में प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा वो एक शहर है जहां जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। लेकिन ऑप्शन में ना दिल्ली का नाम दिया, यहां भी बनवाया था उन्होंने। ऑप्शन में ना जयपुर का नाम दिया, जबकि जयपुर में भी बनवाया था। ऐसे शहरों के नाम दे दिए कि अगर आप ठीक से ना पढ़े हो तो गेस ना कर पाए। लेकिन एक कॉमन सेंस यहाँ यूज करने की जरूरत थी। जैसे ऑप्शन में मान लीजिए लिखा था कोलकाता, या ऑप्शन में इसी तरीके से लिखा था वाराणसी, इस तरह से मान लीजिए दिया है, या प्रयागराज या वाराणसी ऑप्शन में था, और मान लीजिए ऑप्शन में उज्जैन दिया है। तो अब अगर नहीं भी जानते तो एक कॉमन सेंस लगाइए कि इनको मालवा की सूबेदारी मिली थी, और मालवा किस रीजन को कहते हैं? उज्जैन के आसपास का क्षेत्र। तो अगर नहीं भी पढ़े हुए तो कॉमन सेंस लगा करके उज्जैन आंसर लगा दें। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है जो पढ़ा एज इट इज ही पेपर में क्वेश्चन मिले। लेकिन जीएस की एक खास बात होती है कि 4 विकल्प जब आते हैं और आप कुछ भी पढ़े हैं, रिलेट करना सीखेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आएगा। फिलहाल हम लोग जब जय सिंह पर अलग से बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो 5 शहर कौन से थे जहां पर इन्होंने जंतर मंतर बनवाया था। कुछ तो आपने देखा ही होगा, दिल्ली में रह रहे हैं तो शायद दिल्ली वाला देखा है, और तैयारी के दौरान अभी मौका नहीं मिला है तो हो सकता है ना भी देखा हो। लेकिन दिल्ली और जयपुर बहुत फेमस जंतर मंतर है। दरअसल मैंने अभी आपसे कहा कि मुगलों की जो पैतृक उपाधि थी वो थी मिर्जा, और मिर्जा अपने आप में अपने खानदान को बहुत सुपर मानते थे, क्योंकि मिर्जा खानदान की शुरुआत तैमूर से होती है, और तैमूर का नाम पूरे दुनिया में एक महान विजेता के तौर पर याद किया जाता है। तो जब किसी के खानदान की टाइटल किसी को दी जाए तो वो ये कहता है हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। जैसे ऐसे समझिए कि हमारे देश का सबसे सम्मान वाला जो नागरिक सम्मान है सबसे बड़ा, वो है भारत रत्न। अब अगर हम किसी को भारत रत्न दे रहे हैं तो इसका मतलब उसका बहुत बड़ा सम्मान कर रहे हैं। जैसे 2 विदेशियों को भी दिया गया, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये एक सम्मान का प्रतीक होता है। वही चीज इनके लिए कि हम अपने खानदान की टाइटल आपको दे रहे हैं, बाकी उससे कोई विशेष फर्क नहीं आएगा, वो सिर्फ एक रिलेशन बनाने का तरीका। जैसे आपने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश यात्रा पर जब गए थे तो कहाँ उन्हें सम्मानित किया गया उपाधि दे करके? कई देशों में। जैसे फ्रांस की सरकार ने भी उन्हें वहां का सर्वोच्च पुरस्कार दिया, मतलब नागरिक सम्मान है वो, पुरस्कार का अलग कोई वैसा अवार्ड नहीं, केवल एक टाइटल के तौर पर दिया गया। तो वही चीज आज भी होती है, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप करने का एक तरीका है। ठीक, बाकी वो पॉइंट भी लिख ही लीजिए, आ सकता है एग्जाम में कि उस समय मुगल दरबार में सबसे प्रभावशाली महिला कौन थी? लाल कुंवर है। क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आप देखिए आते हैं, जैसे आप जानते ही होंगे जहांगीर के समय मुगल दरबार की सबसे प्रभावशाली महिला कौन थी? नूरजहां। तो कभी कभी मुगल शासकों के समय में महिलाओं का दरबार में बड़ा प्रभाव रहा और प्रशासन में भी इंटरफेयर रहा। तो लाल कुंवर प्रशासनिक मामलों में दखल अंदाजी करती थी,
इसलिए इसका नाम पेपर में आ सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर मुगल कालीन शासकों का क्रम पूछा जाएगा आपसे कि उनका सीक्वेंस बताइए। तो पहला नाम हो गया बहादुर शाह फर्स्ट, दूसरा हो गया जहांगीर शाह, तीसरा हो गया फर्रुखशियर। अब फर्रुखशियर के बारे में एक चीजें ये समझ लीजिए कि उस समय तक मुगल दरबार में, एक लाइन हिंदी में छूट गई फिलहाल, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश में मैंने बोला था, ट्रांसलेशन में छूट गया। नाकाम रहा का मतलब यहाँ पर यह कि उस समय जो दरबार में विद्रोही गुट बन गए थे, आपने लिखा है रिबिल फैक्शन, तो रिबिल फैक्शंस का मतलब ही होता है विद्रोही गुट, और विद्रोही गुटों को वो यहाँ कुचल नहीं पाया, तो इसके कारण दरबार का वातावरण भी बिगड़ता गया। दरअसल मुगल कोर्ट में उस समय अगर देखा जाए तो 3 ग्रुप बन गए थे। एक को कहा जाता था तुरानी, एक को कहा जाता था ईरानी, और एक को कहा जाता था हिंदुस्तानी। ये क्या है मैं बताता हूं। तुरानी उन मुसलमानों को कहा जाता था जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे और मुगलों के यहाँ नौकरी करते थे, क्योंकि मुगल खुद कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। मुगलों की जड़ अगर देखी जाए तो वो जगह थी फरगना, समरकंद। समरकंद मध्य एशिया में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, और उसी का राजा था तैमूर, और तैमूर के वंशजों ने आगे चलकर उसी के अलग अलग राज्यों पर शासन किया। और जो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो फरगना के ही जागीरदार थे, वहां के छोटे मोटे राजा, जैसे भारत में जमींदार होते थे। और फरगना से ही बाबर भारत आया था। कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी, जब वो सैबानी खां से हार गया तो उसके पास रास्ता ही केवल भारत की तरफ आने का बचा था। काबुल जीतने के बाद फिर वो भारत में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर उसके साथ साथ बहुत सारे सेंट्रल एशियन मुस्लिम्स आए और भारत में आकर बस गए, यहाँ नौकरी करने लगे। तो उन लोगों को, ऐसे मुसलमानों को क्या कहा जाता है? तुरानी। ईरानी नाम से ही आप समझ गए होंगे, सिया मुसलमान भी भारत में आए थे। एक चीज ध्यान रखिए, मुगल खुद सुन्नी थे, लेकिन इनके दरबार में बहुत सारे सिया मुसलमान भी रहते थे, और सिया मुसलमान कहते हैं ईरानियों को, जो ईरान के मुस्लिम होते हैं। सिया सुन्नी नाम शायद आपने सुना भी होगा, तो ज्यादा की जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए 2 ग्रुप है मुसलमानों में भी। तो जो ईरान से सिया मुसलमान आए, जैसे खुद बैरम खां जो है वो ईरान से आया था। हुमायूं को जब शेरशाह सूरी से पराजय मिली थी, तो हुमायूं को शरण किसी ने दी थी फाइनली, तो वो ईरान के राजा ने ही दी, और फिर वहीं से वो बैरम खां को साथ लेकर आया था। तो यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे ईरानी मुसलमान भी थे, और उनको भी दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। खुद जुल्फिकार खां भी ईरानी ही था। फिर इसके बाद तीसरा नाम यहाँ पर लिखा हिंदुस्तानी। अब हिंदुस्तानी नाम से भी आप समझ गए होंगे, ये ऐसे मुस्लिम थे जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहां से थे? इंडिया से, यानी यहाँ के मुसलमान। तो यहाँ के वो मुसलमान जिनकी पैदाइश भी यही की, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे मुसलमान तो कन्वर्टेड थे, पहले हिंदू थे लेकिन कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। अब जब उनका बेटा हुआ तो वो प्योरली यही का हो गया, और उसे क्या कहा जाएगा? हिंदुस्तानी। तो 3 गुटों में मुगल दरबार बट गया था, और इनमें आपस में भी राइवलरी थी, यानी आपस में कैसे गुटबाजी चलती थी। भारत की राजनीति में आज भी ये तत्व आपको दिखाई देगा, पार्टी के अंदर भी गुटबाजियां होती हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो कहते हैं कि अभी कांग्रेस की हार का कारण भी गुटबाजी भी थी। जैसे आप देखें राजस्थान में ही तो एक गहलोत गुट था, और एक दूसरा सचिन पायलट का भी गुट था। तो ये चीजें राजनीति में हमेशा रही हैं, वो यहां भी मौजूद थे। और जब यहाँ पर गुटबाजी बढ़ जाती है तो परिणाम कांग्रेस वाला होता, वही इनका भी परिणाम होना था। इनमें आपस में इतनी ज्यादा शत्रुता बढ़ती चली गई कि एक दूसरे को काउंटर करने के लिए ये शहजादों को ढूंढते थे कि कौन सा शहजादा है जिसको अपने प्रभाव में लिया जाए, और उसे लालच दी जाए कि आपको गद्दी पर बैठाएंगे, बस आपको ये करना है। तो फर्रुखशियर अजीमुस्सान का बेटा था। इन हिंदुस्तानी गुट के मुसलमानों के लीडर थे 2 भाई, जिसमें से एक का नाम था अब्दुल्ला खां, और दूसरे का नाम था हुसैन अली खां। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खां ये दोनों भाई थे। इन्होंने फर्रुखशियर से मुलाकात की, कहा कि जबकि फर्रुखशियर को उस समय बिहार में डिप्टी गवर्नर बनाया गया था जहांगीर शाह के शासनकाल में, लेकिन ये बिहार में गए, फर्रुखशियर से मिले,
कहे तुम गवर्नर बनकर ही खुश हो, बताओ तुम्हारे पिता को मारकर जहांदार शाह ने गद्दी पाई है, तो मौका आ गया कि तुम भी जहांदार शाह को मारकर खुद जो है बादशाह बन जाओ। फर्रुखसियर को भी लगने लगा बदला लेने का सही मौका है। तो इस तरीके से इनका सहयोग पाकर फर्रुखसियर ने अपने चाचा की हत्या कर दी और जहांदार शाह को मार करके सत्ता प्राप्त कर ली। अब जैसे ही उसे सत्ता मिली, अच्छा ऐसा कब हुआ, देखिए प्लानिंग कितनी सटीक की गई कि जुल्फिकार खां उस समय दिल्ली में नहीं था, वो दक्कन में मराठों से एक पीस ट्रीटी के लिए गया हुआ था। वो दक्कन में है, दक्कन बहुत दूर है। दिल्ली में राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठा करके सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या कर दी। अब बन गया फर्रुखसियर बादशाह। उधर जब वहां जुल्फिकार खां को इसकी सूचना मिली तो सेना लेकर आगे बढ़ा, लेकिन मार्ग में ही शाही सेना भेज दी गई और जुल्फिकार खां को बंदी बना लिया गया और लाकर उसे कारागार में डाल दिया गया और बाद में फर्रुखसियर के आदेश पर उसकी हत्या कर दी। आदेश जरूर फर्रुखसियर का था, लेकिन ये सारा गेम प्लान कौन कर रहे थे, ये दोनों भाई। और इन दोनों भाइयों के पिता का जो खानदान था वो था सैयद, इसीलिए इतिहास में इनका नाम है सैयद ब्रदर्स। अब सैयद ब्रदर्स की कहानी यहां से शुरू हो गई। अभी तक जुल्फिकार खां का नाम था, अब इनका नाम आ गया। और अभी आपने एक लिखा ही था कि ट्रेडिशन सा बन गया था मुगलों में कि कोई ना कोई किंग मेकर होता था, तो अब किंग मेकर की भूमिका में कौन आ गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे वर्तमान में किंग मेकर भारत में कौन है अमित शाह। तो बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर इनकी है कि ये किंग मेकर हो गए, और ये एक नहीं, आगे पूरा गेम यही फिर चलाएंगे मुगलों में। तो इन दोनों भाइयों ने चूंकि फर्रुखसियर की विजय में भूमिका निभाई थी, तो स्वाभाविक था कि ये बड़े पद लेते। तो बड़े भाई को बना दिया गया मुगल वजीर और छोटे भाई को बना दिया गया मीर बख्श। दोनों बड़े पद दोनों भाइयों के पास आ गए और यहां से सैयद ब्रदर्स का इतिहास भी शुरू होता है। फर्रुखसियर के शासन काल में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, जैसे इस समय सिख विद्रोहियों के खिलाफ सैयद बंधुओं ने एक अभियान शुरू किया, क्योंकि इनको लग रहा था कि अभी भी मुगलों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिख रिबेलियंस। और मैंने आपको बताया था कि इस समय सिख किसके नेतृत्व में विद्रोह कर रहे थे, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर को सैयद बंधुओं ने पराजित किया, उन्हें बंदी बना लिया गया, बंदा बहादुर को दिल्ली लाया गया और फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर को फांसी की सजा दे दी। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि सिखों के नेता बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुई या किसके आगे, तो फर्रुखसियर आंसर हो जाएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं सिख विद्रोहों का दमन कर दिया गया, यानी उसे सप्रेस कर दिया गया। ये पॉइंट क्लियर है। फिर फर्रुखसियर के समय आप देखेंगे एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। सैयद बंधुओं ने राजपूतों के प्रति नीति बदल दी। अभी तक राजपूतों के प्रति जो नीति थी, मैंने आपको बताया कॉन्सिलेटरी पॉलिसी थी, मेल मिलाप की नीति, लेकिन सैयद बंधुओं ने मारवाड़ पर अटैक कर दिया। और इस कारण से अटैक किया क्योंकि उस समय आमेर के राजा जय सिंह और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह में भी थोड़े मतभेद पैदा हो गए। राजपूतों में भी आंतरिक मतभेद रहते ही थे, तो एक राज्य पर अधिकार को लेकर के दोनों में जब विवाद की स्थिति बन गई, तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए सैयद बंधुओं ने मारवाड़ पर अटैक कर दिया। और इस बार मारवाड़ की मदद करने आमेर नहीं आया और अजीत सिंह हार गए और उन्हें यहां पर कंप्रोमाइज करना पड़ा। और इसी कंप्रोमाइज में अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह बादशाह के साथ किया, यानी फर्रुखसियर के साथ। तो यहां से राजपूतों के संबंध फिर से एक तरीके से हम कह सकते हैं मुगलों के साथ खराब हो गए। फिर तीसरी तरफ आप ये देखेंगे कि अब मुगल प्रशासन में सारे फैसले ये दोनों भाई करने लगे और कई फैसले ऐसे भी लिए गए जिसकी भनक यहां पर फर्रुखसियर को भी नहीं थी। यानी पहले कम से कम साइन कराने के लिए तो डॉक्यूमेंट आता था, अब तो साइन भी नहीं कराया जाता था और सारे फैसले दोनों भाई ले रहे थे। तो एक समय ऐसा आ गया कि फर्रुखसियर का अपने वजीर और मीर बख्शी से ही संबंध बिगड़ने लगा। भाई वो बादशाह है, तो वो इस बात पर नाराजगी जाहिर करने लगा कि आप मुझे बताते तक नहीं और सारे फैसले खुद कर रहे हैं। तो दोनों में मनमुटाव बढ़ने लगा। बादशाह की हालत देखिए कि सब कुछ जानते हुए भी कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, सारे फैसले ये कर रहे हैं, बादशाह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि इसको पद से हटा दे, क्योंकि जानता अगर पद से हटाएंगे तो हमारे खिलाफ भी साजिश हो सकती है। और इसका कारण क्या है, सेना पर नियंत्रण किसका बना हुआ है, छोटे भाई का। और प्रशासन में जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं उन पर नियंत्रण किसका बना हुआ है, अब्दुल्ला खां का।
तो जितने भी कर्मचारी उस समय दरबार में हैं, उनको सैलरी तक इन दोनों भाइयों के द्वारा बांटी जाती थी। और जो सैलरी पेयर होता है उसके साथ गुटबाजी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि उनको भी पता है वेतन हमें इन्हीं से मिल रहा है। तो इसलिए उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी थी दरबार में, इसलिए फर्रुखसियर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि इनको पद से हटाए। सरकार कैसे गिराए आप बताइए तो। क्या कह रहे, सेना ही पूरी हटा दें? मतलब देखिए, सैनिकों की नियुक्ति, आप क्या सोचते हैं कि हमारे आर्मी में जितने ये सिपाही लोग लड़ने के लिए जाते हैं सब मोदी जी भर्ती करते हैं? रियल में हमारे देश का सिस्टम ऐसा है, नहीं आप जानते हैं, पाकिस्तान में आज भी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि सेना के जनरल को हटा दे। ऐसा क्यों है जरा सोचिए आप। वही तो है मुगलों की कहानी। ठीक है, अगर ज्यादा 3-5 करेंगे तो नवाज शरीफ वाला हाल हो जाएगा, जनरल साहब क्या या इमरान खान वाला हाल हो जाएगा। तो ये कहानी कोई नई थोड़ी है। सेना का संगठन हमेशा, सैनिक की भर्ती, उनका वेतन, ये सब मीर बख्शी डील करता, जिसको जनरल कह लीजिए। तो यहां भारत में ऐसा सिस्टम हालांकि नहीं है। भारत में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सेना की कमांड 3 विंग में बटी हुई, एक नहीं रखा गया। और इसीलिए एक नहीं रखा गया कि भारत में भी इसका खतरा था, हमारा इतिहास ही ऐसे रहा। तो कुल मिलाकर के यहां आप समझिए कि ऐसे में बादशाह की स्थिति कमजोर थी, तो बादशाह ने दूसरा रास्ता निकाला। अब उसने, इस समय ईरानी गुट का एक नेता था, यानी उधर जुल्फिकार खां तो मारा जा चुका, लेकिन नया नेता बन चुका था ईरानियों का, और उसका नाम था चिन किलिच खां। तो इसने चिन किलिच खां से मुलाकात की। और ऐसे ही तुरानियों का नेता था असद खां, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। तो असद खां और इसके साथ साथ चिन किलिच खां से फर्रुखसियर ने मुलाकात की और कहा, अगर आप मेरी मदद करें इन दोनों भाइयों को हटाने में, तो आप दोनों को मीर बख्शी और वजीर का पद मैं दे दूंगा। अब उन दोनों की महत्वाकांक्षा जगाई, वो भी साजिश में लग गए कि इन दोनों को हटाया जाए। लेकिन जब तक ये सारी साजिशें चल रही थी, तब तक इन दोनों भाइयों को इसकी भनक मिल गई कि फर्रुखसियर तो हमारे खिलाफ ही यहाँ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। अच्छा, मौके का फायदा वो लोग भी वैसे उठाना चाह रहे थे जैसे इन्होंने उठाया था। छोटे भाई को भेजा गया था दक्कन में एक अभियान पर। हुसैन अली खां जब दक्कन में था तो अब्दुल्ला खां को बंदी बनाने की साजिश रची जा रही, लेकिन कहते हैं एक गुप्तचर ने यहां से भाग करके दक्कन में उसके छोटे भाई को सूचना दी कि आपके बड़े भाई को बंदी बनाने जा रहे मुगल बादशाह, और ऐसे ऐसे आपके खिलाफ गेम प्लान। अब अब्दुल्ला खां जो है वहां फंस चुका था, दिल्ली में था, उसका छोटा भाई सेना लेकर के कहा दक्कन में। तो उसे यह लग रहा है कि हम तो घिर गए, शाही सेना भी दिल्ली में भी है। लेकिन हुसैन अली खां ने भी यहाँ गेम प्लान किया, ये पहुंच गया मराठों के पास। और मराठे इस समय हिंदुस्तान की एक बड़ी ताकत बन चुके थे। तो इसने बालाजी विश्वनाथ के साथ मुलाकात की और ये कहा कि अगर आप अपने सेना की हमारी सहायता दे दें, यानी अपनी सेना हमारे साथ भेज दें, तो न केवल दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी आपका है, बल्कि दक्कन में मुगलों के जो 6 राज्य है उसमें से 4 आपका। तो बालाजी विश्वनाथ को लगा कि ये तो बिना बैठे ही, मतलब बिना कुछ किए ही हमें जो है डीलिंग हो गई और पूरा राज्य मिल जाएगा। और यहीं पर एक ट्रीटी साइन की गई, 1719 की ये घटना है, और इसी ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की संधि। तो बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि भाई आपको मुगल बादशाह से इस पर मुहर लगवानी होगी, तब तो मैं मानूं कि ये संधि हुई कि आप दक्कन का राज्य हमें दे रहे हैं। तो हुसैन ने फिर प्लान बताया कि दरअसल मैं दिल्ली आपकी सेना लेकर जाऊंगा, नए बादशाह को रिक्रूट करूंगा, उसकी भर्ती होगी और वो इस डॉक्यूमेंट पर साइन करेगा, तो बादशाह को हम बदलेंगे। बालाजी विश्वनाथ को इसमें एक और गेम प्लान दिखाई दिया कि इसी समय सही मौका है कि मुगलों की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया जाए। दरबार की हालत देखी जाए तो 15,000 घुड़सवार सेना मराठों की लेकर हुसैन अली खां दिल्ली आया, और जैसे ही पता चला मराठे आ रहे, असद खां और चिन किलिच खां भाग गए। अब फर्रुखसियर अकेला पड़ गया, क्योंकि मराठे बहुत ताकतवर हो चुके थे उस समय तक। फाइनली फर्रुखसियर को बंदी बनाने के लिए ये दरबार में घुसे। फर्रुखसियर सिंहासन पर बैठा था, कहते हुसैन अली खान ने उसके बाल पकड़कर उसे खींचते हुए उतारे और दरबार में इतने लात घूसे उसे मारे गए कि वो इंजर्ड हो गया और उसे जेल में डाल दिया। ये घटना रियल है, ऐसा नहीं केवल कहानी में बता रहा हूं। और फाइनली फिर फर्रुखसियर की हत्या हो गई। तो ये मैंने इसलिए कहानी बताई कि आपके पेपर में प्रश्न आएगा
किस मुगल बादशाह की हत्या उसके अपने ही सामंतों ने कर दी थी? तो आंसर क्या लगाएंगे? फर्रुखियत। अब इससे ज्यादा पतन और आप लोग क्या पढ़ेंगे? बोले पतन ही तो है, लिखिएगा इसे आगे। आप सोचिए, एक दौर ये था कि बैरम खां जैसा योग्य सेनापति, जब उसे कहा गया कि बादशाह अकबर ने आपको बुलाया है, तो बैरम खां खुद भी भयभीत हो गया था कि क्या बादशाह नाराज है। और औरंगजेब अपने वजीर को बुला लेता था तो वजीर आते समय भी कांपता रहता था कि कोई गलती तो नहीं हो गई, बुलाया क्यों गया। और एक हालत यह है बादशाह की कि इनकी हालत क्या की गई, यही है पतन, लिखिएगा। इससे आगे की कहानी हम लोग कल की क्लास में करेंगे, नो डाउट। और फर्रुखशियर के बारे में जो घटनाक्रम है, बस दो तीन चीजें अहम ध्यान रखिए। एक तो दिल्ली की संधि क्या है, मराठों और मुगलों की संधि है। हालांकि इस पर साइन किया था फर्रुखशियर के बाद जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठाया गया। फिर इसके बाद दूसरा घटनाक्रम मैंने कहा, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को पराजय किया गया। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो बंदा बहादुर का अंत भी इसी के शासनकाल में। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अंग्रेजों के इतिहास में भी आप पढ़ेंगे कि फर्रुखशियर ने एक रॉयल ऑर्डर इशू किया था, जिससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड की परमिशन मिली थी। तो उसके बारे में भी हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। और कल भी मेरी ही क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे बाकी जो आपका शेड्यूल रहेगा उसमें सप्ताह में 2 दिन साइंस चलेगी और बाकी 4 डेज मेरी क्लास होगी। तो मैं अभी हिस्ट्री जब कंप्लीट करूंगा तभी नया सब्जेक्ट लेकर आऊंगा। अगर किसी बच्चे को नए सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि सर वो भी पढ़ना है साथ साथ में, क्योंकि इस बैच में भी वो सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 4 बजे शाम को जो पॉलिटी का बैच 18 तारीख से आता है, तो आप उसमें पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ आपको बताया गया होगा कि आप कोई भी यहाँ बैच ज्वाइन करके 2 सब्जेक्ट साथ लेकर चल सकते हैं। तो अपनी सहूलियत के अनुसार आप देख लीजिए। बाकी कोई ये मत सोचे कि सर हम लोगों के बैच में पॉलिटी नहीं होगी, तो इस बैच में भी पॉलिटी होगी, लेकिन रोटेशन के अकॉर्डिंग। पहले हिस्ट्री, फिर इसके बाद हो सकता है मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, फिर ज्योग्राफी पढ़ाऊं, फिर पॉलिटी, ऐसे एक एक सेगमेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक, ओके, थैंक यू।